एआई का सबसे बड़ा फुटप्रिंट स्क्रीन पर नहीं जमीन पर है। लेकिन साथ ही मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ कि एआई आ रहा है और बिल्कुल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंटरनेट की तरह ये डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को बदलने वाला है। क्योंकि एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक ऐसा टूल जो हमारे सबसे बुरे और हमारे सबसे अच्छे रूप को रिफ्लेक्ट करने वाला है। और अभी मुझे लगता है कि ये हमारे सबसे बुरे रूप को रिफ्लेक्ट करने वाला है। Tech companies are spending billions of dollars to build data centers around the country. It's sort of the largest infrastructure build in human history. And it's a need that many communities across the nation are rejecting. There's very little regulatory scrutiny of data center energy use. If policymakers fail to change anything, by one estimate, electricity rates for average households will spike by as much as 70%. डाटा सेंटर हर जगह खुल रहे हैं और हमारे पास इनके आउटकम से बचने के लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। हमारे पावर ग्रिड को ड्रेन करने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल को स्काई रॉकेट करने और हमारे किसानों को डिस्प्लेस करने और यहाँ तक कि एक ऐसा मिस्टीरियस और एंडलेस साउंड प्रोडक्ट करने तक जो लोगों को लिटरल पागल कर रहा है। हाँ, इन डाटा सेंटर की बहुत सारी साइड इफेक्ट है। सबसे बुरा साइड इफेक्ट ये है कि ये इतना ज्यादा पानी पीते हैं कि ये एक्चुअली इंडिया के वाटर क्राइसिस को और ज्यादा बुरा बना रहा है। और अगर आप इंटरनेट से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट और आपकी एआई क्वेरीज और वो गिबली इमेज जो आप जनरेट करते हैं और वो एआई स्लो जिसे आप दम स्क्रॉल करते रहते हैं, ये सब बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। हर लीटर का लीटर पानी डाटा सेंटर में एवरेट हो जाता है आपके प्रॉम्प्ट के प्रोसेस करने के लिए। लेकिन पता है क्या, ये पूरी तरह से सच नहीं है। रियल स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, डाटा सेंटर में ये जो सडन बूम आया है ये यूएस और चाइना के बीच के एआई रेस के बाय प्रोडक्ट है। एक ऐसी रेस जो सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी से ज्यादा स्पीड को प्रायोरिटी दे रही है। और वेल, इनके परिणाम तो होते ही हैं, लेकिन बिग टेक इन परिणामों से ओके है क्योंकि इन्हें डम करने के लिए एक आसान किनारा मिल गया है, इंडिया। अब ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती है, तो अगले 20 मिनट में मैं आपके लिए ये सब ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। एक डाटा सेंटर की असली कीमत, आपके एक्चुअल वाटर फुटप्रिंट कितना है और हमारे देश इस बूम के लिए स्केपगोट नेशन बनता जा रहा है। ओके, हमेशा की तरह हम फंडामेंटल से शुरू करते हैं। डाटा सेंटर क्या है और आपको इस बात से परवाह क्यों होनी चाहिए। देखिए, हर बार जब आप डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं या अपनी किसी खास फोटो को बैकअप लेते हैं, हमारे चैनल पर कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं या बस आपके बॉस को एक ईमेल भेजते हैं, ये सब एक बिल्डिंग के अंदर होता है। सर्वर से भरी एक बड़ी बोरिंग बिना खिड़कियों वाली वेयर हाउस, ये वो डाटा सेंटर है जो हमारी डिजिटल लीफ को स्टोर और रन करते हैं। लेकिन 2022 के आसपास जनरेटिव एआई आया और एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता था, ये कंप्यूट करता है बहुत ज्यादा, एक ऐसा स्केल पर जिसकी डिमांड इंटरनेट ने पहले कभी नहीं की थी। तो एंट्री होती है हाइपर स्केल की, जो डाटा सेंटर के बेसिकली सर्वर के एक मैसिव कैंपस जो हंड्रेड्स और मेगावाट्स यूज करता है और उस एआई रेवोल्यूशन को एनेबल करता है जिसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न बाकी कंपनीज लीड करने के लिए कोशिश कर रही है। तो McKinsey प्रोजेक्ट करता है कि 2030 तक दुनिया के डाटा सेंटर बनने पर $6.7 ट्रिलियन खर्च करेगी। ये हमारी इंडियन जीडीपी की 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा है। ग्लोबल डाटा सेंटर की कैपेसिटी 82 से 119 गीगावाट तक जंप करने की प्रोजेक्शन है, जिसे मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 4 सालों में ट्रिपल होने वाला है। तो नेचुरली इतना फर्क डेवलपमेंट के साथ कुछ साइड इफेक्ट तो आएंगे ही। सबसे पहले एक एनर्जी क्राइसिस, और वीडियो के दौरान आप देखेंगे कि ये कैसे प्रोग्रेसिवली बुरा होता जा रहा है। तो एक अकेला बड़ा हाइपर स्केल कैंपस किसी भी वक्त 80,000 हाउस होल्ड जितनी पावर ड्रॉ कर सकता है और इतने हेवी कंजप्शन आसपास के सभी एरियाज के साइड इफेक्ट करने वाला है। यही वजह है कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने वार्न किया है कि अगर डाटा सेंटर ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो 2030 तक यूएस में ब्लैकआउट्स 100 फोल्ट बढ़ सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। गिरगियो में, जो अमेरिका के सबसे बड़े डाटा सेंटर हब में से एक है, नए हाइपर स्केल की वजह से स्टेट की एनर्जी डिमांड स्काई रॉकेट हो गई है, जिसे गिरगियो पावर की डिमांड पूरी करने के लिए ग्रिड एक्सपेंशन के लिए फाइल करना पड़ा। ग्रिड को एक्सपेंशन की कीमत डाटा सेंटर ने नहीं चुकाई है, ये वहां की रेसिडेंट ने चुकाई है।
data centers dominated headlines across central Georgia. We feel there's alternate uses of that space that can make it better for the community. We want to see Georgia develop, we want to see Georgia grow, but we want to see Georgia do it in the correct way. Through this whole experience, my eyes have kind of opened up to what I call like the falsehood of democracy. यूएस स्टेट ने अभी जाकर ऐसे लॉ बनाना शुरू किया है जो इन सिनेरियो को रोक सके। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हवा बदलनी शुरू हो जाती है। डाटा सेंटर की बैकअप पावर के लिए डीजल जनरेटर की रो रखते हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं जो हवा में पोल्यूट करते हैं। रिपोर्ट ये भी कि सजेस्ट करती है कि डाटा सेंटर इतनी हीट एमिट करते हैं कि डाउन नेबरहुड का टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ सकती है। और फिर हमारे पास नॉइज सॉल्यूशन भी है। डाटा सेंटर एक ऐसी पॉपुलर साउंड एमिट करते हैं जिसे सुना नहीं जा सकता है लेकिन फील किया जा सकता है। Reports coming from people about the noise. They said it is so loud. This is a 24/7 non-stop, just in your ear, humming, hissing, and buzzing, and people just feel like they're going crazy there. WHO एक्चुअली 40 डेसिबल से ऊपर के सस्टेंट नाइट टाइम नॉइज को एक कार्डियोवास्कुलर रिस्क के रूप में फ्लैग करता है। डाटा सेंटर से आने वाली साउंड 55 से 65 डेसिबल पर होती है। और फाइनली सबसे बड़ा इशू पानी। देखिए डाटा सेंटर में सर्वर की ओवरहीटिंग को रोकने के लिए एक वाटर बेस्ड ओपन लूप कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है और ये सिस्टम पानी को एवोपरेट करके कम करता है। अब सवाल ये है कि एग्जैक्टली कितना पानी। एक सिंगल गूगल सर्च में 1 मिलीलीटर से भी कम पानी लगता है। एक सिंगल एआई प्रॉम्प्ट और उसके रिस्पॉन्स में 5 से 50 मिलीलीटर तक का पानी लगता है। एक 100 वर्ड कॉम्प्लेक्स GPT-4 रिस्पॉन्स में लगभग आधा लीटर पानी लगता है। अगर आप किसी को 1 घंटे के लिए वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें 1 से 5 लीटर तक का पानी यूज होता है और आपके डेली डोम स्क्रॉलिंग के 1 घंटे में 5 से 10 लीटर तक का पानी खर्च हो जाता है। अभी नंबर पर अक्सर बहस होती है लेकिन ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि एक सिंगल 100 मेगावाट फैसिलिटी हर दिन लगभग 1 से 5 मिलियन लीटर पानी आसान से कंज्यूम कर सकता है। एक एवरेज रेस्टोरेंट का दिन में 20 से 25 हजार लीटर तक का पानी यूज करती है। यूएन रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक एआई डाटा सेंटर वाटर फुटप्रिंट 9.3 ट्रिलियन लीटर पर ईयर तक पहुंच सकता है जो 1 बिलियन लोगों के एनुअल डोमेस्टिक वाटर की नीड्स है। और ये सब आपको कंसर्न क्यों करना चाहिए? उसकी वजह मैप भी है जो देश के वाटर स्टेट रीजन को दिखाता है। देखिए हम दुनिया के 80% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं लेकिन हमारे पास फ्रेश वाटर रिजर्व सिर्फ 4% है। तो हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि कैसे 2026 में एल नीनो हमारे वाटर रिजर्व को ड्रेन कर रहा है और वीडियो के कैसे मिसमैनेज इथेनॉल पुश वही चीज को कर रहा है। और अब फाइनली हमारे पास डाटा सेंटर बूम है जो इस स्टेज को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। ये ओपन लूप कूलिंग सिस्टम वाले हाइपर स्केल डाटा सेंटर के लिए कुछ राहत भी है। नए डाटा सेंटर डिजाइन क्लोज लूप कूलिंग सिस्टम के इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप सिस्टम को एक बार फिल करते हैं और वही लिक्विड रिसर्कुलेट होता रहता है जो वाटर वेस्टर को काफी हद तक कम कर सकता है। और ना ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है और अभी अर्ली रोल आउट फेज में ये बनने में अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेजॉरिटी करंट डाटा सेंटर अब भी ओपन लूप सिस्टम पर ही चलते हैं और क्योंकि वो चीपर फास्टर है और वेस्ट की बिग टेक कंपनी के लिए ग्लोबल एआई रेस में चाइना के ओवरटेक करने का सबसे आसान तरीका भी है। अगर आप चाइना की तरफ देखते हैं तो आपको एक बहुत अलग लैंडस्केप दिखाई देगा। उन्होंने उनकी एआई मार्केट की जरूरत से भी कई ज्यादा डाटा सेंटर बना लिया है। चाइनीज आउटलेट्स रिपोर्ट कहता है कि उनके नए बने लगभग 80% डाटा सेंटर अनयूज्ड है। एआई रेस में उन्हें डिमांड मेटेरियलाइज होने से पहले ही कैपेसिटी बिल्ड करने पर मजबूर कर दिया है। अब वो एक नेशनल वाइड नेटवर्क बना रहे हैं जो इन हजारों डाटा सेंटर को कनेक्ट कर दे। तो हर डाटा सेंटर को अपने खुद के कस्टमर ढूंढने के बजाय कंप्यूट कैपेसिटी को पुल और रेंट किया जाता है जिसे भी जरूरत हो। और वाटर वेस्ट को करने से बचने के लिए वो अपने डाटा सेंटर को समुद्र में डुबाना शुरू कर रहे हैं जिससे कूलिंग एनर्जी 90% तक कम हो जाती है। तो संघाई के पास 2025 में पहले कमर्शियल अंडर वाटर डाटा सेंटर डिप्लॉय किया गया था जिसे लगभग 2000 सर्वर थे। यही वजह है कि वेस्ट की बिग टेक चीजों की स्पीड अप करने के लिए डिस्परेट है। और क्योंकि यूएस में डाटा सेंटर के लिए ब्लेंडिंग फ्रेजाइल और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स अभी प्योरली मेटलाइज नहीं हुआ है तो वो इन हाइपर स्केल को फास्ट ट्रैक बना पा रहे हैं। The AI industry today is the only industry in America that has less regulations than sandwich shop. AI इंडस्ट्री के डिफेंस सिंगल है। सभी AI यूज करते हैं
तो सभी को डाटा सेंटर की जरूरत है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास वाटर क्राइसिस पैदा करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन चलिए एक ऐसी पर्सपेक्टिव में रखते हैं। मान लीजिए कि इसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, पर हम कम कर सकते हैं कि एवरेज 4 लोगों की फैमिली दिन में लगभग 500 से 600 लीटर पानी यूज करती है। अब अगर 4 लोगों की फैमिली हर दिन 100 प्रोसेस करती है तो तभी मैक्स टोटल लगभग 2 लीटर तक का पानी यूज होता है, जो उनके डेली टोटल यूज के 0.5 से भी कम है। और उसके ऊपर सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक इंडिया का अंदर लगभग 4 क्वांटम लीटर पानी मिलता है, जिससे से बहुत सारे एवोपरेट हो जाता है या अनयूजेबल होता है। फिर भी ये एस्टिमेट है कि कम से कम 1 क्वांटम मिलियन लीटर इकोनॉमिकली यूज के लिए अवेलेबल है और उसका 80 से 90% हमारे एग्रीकल्चर इफेक्ट में जाता है। तो हमारे इंडिविजुअल फुटप्रिंट हालांकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक एड अप होने में कैपेबल है, कभी भी असली इश्यू नहीं रहा है। और फिर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने ऐसे फील करवाने में लगी है जैसे इशू यही है। क्यों? ये एक पुरानी टेस्टेनिक की वजह से ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आपके पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट के आइडिया के आसपास ही एक कैंपिंग फंड किया है। उन्होंने 2004 में एक कैलकुलेटर लॉन्च किया था ताकि लोग उनकी बजाय खुद के ऑडिट कर सके। प्लास्टिक इंडस्ट्री ने हमें डिकार्ड्स तक रिसाइकलिंग बेची, यही जानते हुए कि मोस्ट प्लास्टिक कभी रिसाइकिल नहीं होगा। स्ट्रेटजी सिंपल थी, ब्लेम में नीचे शिफ्ट कर दो। वो चाहते हैं कि आप सोचे कि आप इस क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के डाटा सेंटर ज्यादा जस्टिफाइड फील करते हैं और ये कम करता है। यूजुअली अभी के लिए होवर इतना नहीं। डाटा सेंटर वॉच नाम के एक ट्रैकर ने 104 से ज्यादा लोकल ग्रुप की काउंट किया, जिन्होंने लगभग 2 सालों में 64 बिलियन वर्थ के यूएस प्रोजेक्ट को ब्लॉक या डिले किया। आर्किटेक्ट के केविन लेरी ने दुनिया के सबसे बड़ा हाइपर स्केल बनाना चाहते थे, जिनका साइज 40,000 एकड़ से था। ये एक अकेले डाटा सेंटर साइज लगभग कोलकाता के बराबर है और ये हर साल 9 गीगावाट हावर इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, जो पूरे देश के पावर के यूज से भी ज्यादा है। लकीली उता के लोगों ने बहुत फाइट किया और इसे और लेरी को प्रोजेक्ट के लगभग 20 एकड़ तक कम करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एरिन ब्रोकवाइड, वो लेजेंडरी रिपोर्टर जिन्होंने कैलिफोर्निया टाउन के ग्राउंड वाटर को पॉइजन करने के लिए पीजीई का सामना किया था और उन्हें अमेरिका हिस्ट्री के सबसे बड़ा 333 मिलियन सेटलमेंटल में फोर्स किया जाता था, डाटा सेंटर के खिलाफ इस फाइट में शामिल हो गई। और एक्चुअली उन्होंने एक पूरी वेबसाइट लॉन्च की जिसके एक क्राउड सोर्स मैप है जो अमेरिका के हर एआई डाटा सेंटर के ट्रैक करता है, जिसे कम्युनिटी रिपोर्ट कर सकती है कि क्या हो रहा है। वीक के अंदर 5000 से ज्यादा ऐसे रिपोर्ट सामने आई है और उन्हें रियलाइज हुआ है कि नंबर सेक्रेटरी थे। डाटा सेंटर प्रोजेक्ट को पब्लिकली तभी अनाउंस किया जाता है जब परमिट पहले ही सिक्योर हो जाता है। डाटा सेंटर वॉच ने रिपोर्ट किया जाता है कि 2025 में यूएस के सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा सेंटर प्रोजेक्ट पब्लिक ब्लैकलिस्ट की बजाय कैंसिल किया और या डिले किया, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ है कि रियल इशू यह डाटा सेंटर का वाटर यूज नहीं है। रियल इशू ये है कि डाटा सेंटर वाटर स्ट्रेस एरिया में बनाए जा रहे हैं और जो लोग इसे बना रहे हैं वो एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना चाहते या ऑप्शन चुन ही नहीं रहे। तो यूएस में अब प्रॉब्लमेटिक डाटा सेंटर नहीं बनेंगे, तो अब बिग टेक को अपने डाटा सेंटर कहीं और बनाने की जरूरत है। कई ऐसी जगह जहां सस्ती जमीन, पावर, पानी तक एक्सेस हो और एक ऐसी गवर्नमेंट जो जल्दी हाँ कह दे। कई ऐसी जगह जहां एआई से बचने के लिए रेगुलेशन या फ्रेमवर्क ना हो। ये मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं कि ये सब अब कहां जा रहा है। इंडिया आज लगभग 250 से 300 डाटा सेंटर को होस्ट करता है। कैपेसिटी 5 सालों में लगभग ट्रिपल हो गई है, 520 मेगावाट से 1.5 गीगावाट तक, और 2030 तक इसके 6.5 गीगावाट तक पहुंचने की प्रोजेक्शन है। अडानी ग्रुप ने इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रफली 8 लाख करोड़ पैलेज किया है। अडानी, गूगल, एयरटेल विशाखापट्टनम में इंडिया का सबसे बड़ा एआई कैंपस बना रही है। 15 बिलियन 1 वोल्ट गीगावाट और 480 एकड़ अलॉटेड लैंड। और इस फरवरी को यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 2047 तक इंडिया डाटा सेंटर से ग्लोबल क्लाउड सर्विस चलाने वाली फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स हॉलीडे प्रपोज किया है। एक अलग ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 20 साल तक का टैक्स एक्सपेंशन प्लस जीएसटी क्रेडिट ऑफर करती है। ये होनेस्टी ग्रेट है बिग टेक कंपनीज के लिए। लेकिन विशाखापट्टनम सिटी का क्या? कैंपस के लिए अलॉटेड 480 एकड़ में से तालुवाड़ा विलेज के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन दलित फैमिली के लिए है। जमीन जो स्टेट ने उन्हें 1970 में दी थी। उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट के बारे में वीडियोस को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया जा रहा है।
हमारे राइट्स फोरगम एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वे विशाखापट्टनम में हाइपर स्केल डाटा सेंटर बूम को केंद्र में करते हुए एक पब्लिक प्लीक निकाली। एक ऐसी सिटी जो इसे ऑब्जर्व करने के लिए बना ही नहीं है। सिटी का नेचुरल ड्रेनेज नेटवर्क ड्रेनेड है। प्रपोज्ड साइट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्रीज पर है जो हेवली डिस्पेक्ट होंगे और यहाँ तक कि मुंदा सोलवा रिजर्वर जो सिटी के लिए ड्रिंकिंग वाटर का एक विताल सोर्स है उसे भी डिस्प्रेशन का सामना करना पड़ेगा। वो इस मूव को एक इंपेंडिंग इलॉजिकल डिसाइडर कहते हैं जो इस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के नाम पर सिटी को और भी बुरा बना देगा। इसे मैग्नीट्यूड को हाइपर स्केल प्रोजेक्ट एक्यूट वाटर स्ट्रेस वाले सिटी में बनाया गया है सिंपली क्योंकि इसके खिलाफ कोई फ्रेमवर्क या रेगुलेशन नहीं है। OWRI इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा इंडियन डाटा सेंटर वाटर स्टेट एरिया में बनाए जा रहे हैं और अभी के हिसाब से सिर्फ LIT व्यामा की नवी मुंबई वाली 40 मेगावाट फैसिलिटी के पास ही क्लोज लूप कूलिंग सिस्टम होने की कॉन्फिगरेशन है। बाकी सब प्रोजेक्ट अनस्पेसिफाइड है जो ये हिंट करता है कि उन डाटा सेंटर में चीपर ओपन लूप कूलिंग सिस्टम हो सकते हैं जिसे यूएस रेजिस्टेंट अब अपनी जमीन पर अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ बूम को फास्ट ट्रैक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया अभी AI डाटा सेंटर के लिए कंप्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना बाकी है। डाटा सेंटर एफिशिएंसी को कुछ मैट्रिक्स से मेजर किया जाता है, मेनली पावर यूजेज, इफेक्टिवनेस या PUE ऑपरेशन के लिए यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस ओवरहीट में जो वेस्ट होने वाली अमाउंट का रेशियो। 1.2 से 1.5 के बीच लो PUE ठीक है, मैनेजेबल है। 1.7 से ऊपर होने वाली हेवर वेस्टफुल है और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी। यही वजह है कि जर्मनी, सिंगापुर और चाइना जैसे देशों में इसे रोकने के लिए मैंडेट है। वाटर वेस्टर के एफिशिएंसी और कार्बन यूजेज एफिशिएंसी भी है जिसे सभी हमारे देश के रिसर्चर्स अभी काम कर रहे हैं। मेनवेल गवर्नमेंट ड्राफ्ट नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के फॉलो करना जारी रखती है और जो एफिशिएंसी के इनर कोर्स तो करती है लेकिन इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट मैंडेट नहीं रखती है। एनवायरमेंटल क्लीनेस प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होती है बिना इसे कॉम्प्लिसिव असाइनमेंट के कि दोनों फैसिलिटी एक सिंगल वाटर बेसिन पर क्या इम्पैक्ट डालती है। और फिर भी हम फॉरगन बिग टैक्स को जो चाहे वो बनाने दे रहे हैं टैक्स फ्री, जिसका मतलब ये है कि वाटर क्राइसिस को और बुरा होने की संभावना है और ये ऑनेस्टली की ऐसी चीज है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नीति आयोग रिपोर्ट करता है कि लगभग 600 मिलियन इंडियन हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस को फेस करते हैं। इंडियन डाटा सेंटर ने पिछले साल लगभग 150 बिलियन लीटर पानी कंज्यूम किया है। ये नंबर 2030 तक 350 बिलियन से भी ज्यादा होने की उम्मीद है और अगर इसमें से कुछ भी वाटर स्टेट एरिया में हो रहा है तो लोकलाइज क्राइसिस बहुत सीवियर हो जाएगा। प्रॉब्लम डाटा सेंटर नहीं है, वो यूजफुल है और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट है अगर सही बनाया जाए तो। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे डाटा सेंटर को ग्रीन लाइक कर रहे हैं जो एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, एनवायरमेंटल के लिए सस्टेनेबल नहीं है, उन वाटर बेसिन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो पिछले से ही सूखे हुए हैं। इथेनॉल पुश की तरह ही प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इससे पहले ही हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो इस प्रोग्रेस को हैंडल कर सके, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इंडिया को जिन फिक्सेस की जरूरत है वो पहले से ही कई और इनेक्ट किया जा रहा है, हम बस उन्हें प्रिंसिपल को इंपोर्ट करने की जरूरत है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम ड्राफ्ट पॉलिसी 2025 से आगे बढ़ना होगा और ऐसे मैंडेट बनाना शुरू करना होगा जिसे डाटा सेंटर को फॉलो करना ही पड़े। और नए डाटा सेंटर के लिए इनमें से एक भी मैंडेट क्लोज लूप सिस्टम या ट्रीटेड वेस्ट वाटर का होना चाहिए। दूसरा, हर लीटर और किलोवाट आवर का मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। आप किसी चीज को गेवनर नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे पहले इसे मेजर न करें। और हम सिर्फ इंडिविजुअल डाटा सेंटर के मेजर नहीं करते, हम उनके क्लेशर और कम्पिटिटिव इम्पैक्ट को अचीव करते हैं। और सबसे ज्यादा हमें रिसर्च और लेबोरेटरी फ्रेमवर्क के फंड और फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, ना कि उन बिजनेस डील्स को जो अच्छी हेडलाइन बनाती है। अब ये तो हमारी गवर्नमेंट पर है, लेकिन हम भी छोटे रूल्स पर प्ले कर सकते हैं। हमें अर्ली ब्रेकवाइड की क्राउड सोर्स वेबसाइट को अपने वर्जन की जरूरत है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कम्युनिटी मेंबर्स रिपोर्ट कर सके, इंटरेक्ट कर सके और एआई डाटा सेंटर पुश को मॉनिटर कर सके। और बस याद रखें, आम अमेरिकन ने पब्लिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट सिटी काउंसिलिंग मीटिंग के जरिए कम से कम $130 बिलियन वर्थ के 75 डाटा सेंटर प्रोजेक्ट को ब्लॉक या डिले किया है। ये प्ले बुक फ्री है और हम भी इसे यूज कर सके और हम एआई यूज करते हैं, लेकिन हम इसे इंसानी टच को बढ़ाने के एक जरिए की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज रिप्लेस करने के लिए नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एआई इस्तेमाल सस्टेनेबल हो, इथिकल हो और इस तरह के किया जाए जिसे ये आगे की ओर एक कदम बढ़े, ना कि पीछे की तरफ। और यही वजह है कि हम इस रेगुलेशन की कीमत और उस नुकसान के बारे में गहराई से जानना पड़े जो कारपोरेट ग्रिड की वजह से हमें उठाना पड़ रहा है।
देखा जाए तो अभी इन डाटा सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोटेक्शनल बेनिफिट की कीमत हमारे किसानों को डिस्प्लेसमेंट और हमारे पानी व एनर्जी रिजर्व खत्म होने के रूप में चुकानी पड़ रही है। हम इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि इंसान को इंसान बनाने वाले ये पहलू में से एक पहलू है। क्रिएटिविटी, कम्युनिटी, जीवन है, मकसद है। ये सब पीछे छूटता जा रहा है क्योंकि हम सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और अगर हम सस्ते, फास्ट और ज्यादा नुकसानदायक तरीके से इन प्रोग्रेस के पीछे करते रहे जो इस एआई रेवोल्यूशन की कीमत उन लोगों पर डाल देता है जो इससे लड़ नहीं सकते हैं, तो हम सच में जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो सिर्फ आर्टिफिशियल ह्यूमैनिटी है। और ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। फिर भी मुझे उम्मीद है और जिस तरह चीजें जा रही है मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। अगर बाकी सब भी ऐसे ही फील करते हैं तो शायद ये सही दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत बन सकता है। हो सकता है ये वीडियो में मेरे से बहुत मिस्टेक हुई होगी, पर मैं अभी सीख रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर पवन गोस्वामी YT को फॉलो करना ना भूले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।